हेलो स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 74 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन और राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन के लिए परामर्श एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। भारत में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के रूप में दो शब्द प्रचलित है, जिनको कि सामान्य आम शब्दों में एक ही मान लिया जाता है। लेकिन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमें संदर्भ में अंतर पता होना चाहिए कि वास्तव में मंत्रिपरिषद हम किसे कहते हैं और मंत्रिमंडल किसे कहते हैं। मंत्रिपरिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में कार्य करने वाले सभी प्रकार के मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मंत्रिमंडल जो होती है वो इसका एक छोटा और प्रमुख भाग होती है, जिसमें केवल प्रथम स्तर के मंत्रियों को ही सम्मिलित किया जाता है, जिसे कि हम कैबिनेट के रूप में भी जानते हैं। मंत्रिपरिषद एक व्यापक और वृहद संस्था है और कैबिनेट जो या मंत्रिमंडल जो है उसके अधीन आने वाली एक छोटी सी संस्था है। मंत्रिपरिषद में प्रथम स्तर के जो मंत्री होते हैं, जो कि अपने विभागों के स्वतंत्र प्रभार लिए होते हैं, और भारत में इनकी संख्या सामान्यतः 12 से 15 होती है। ये मंत्री किसी न किसी विभाग के अध्यक्ष होते हैं। इन्हें कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री होते हुए भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। ये मंत्री भी विभागों के अध्यक्ष होते हैं और इन्हें मंत्रिमंडल के सदस्यों के समान वेतन मिलता है, किंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में इनके द्वारा अधिकार के रूप में नहीं वरन प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाने पर ही भाग लिया जाता है। तीसरी श्रेणी में वे मंत्री आते हैं जो कि राज्य मंत्री होते हैं और इनकी स्थिति पूर्ण मंत्री और उप मंत्री के बीच में होती है। ये विशेष महत्वपूर्ण विभागों से संबद्ध रहते हैं और कभी कभी इनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। चौथे स्तर पर राज्य मंत्रियों के बाद उप मंत्री आते हैं, जो वरिष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री की विभाग में सहायता करते हैं। अगले आते हैं उप मंत्रियों से नीचे के स्तर में संसदीय सचिव होते हैं। ये विभागीय मंत्रियों को प्रशासनिक तथा विशेष रूप से संसदीय कार्यों के संबंध में सहायता पहुंचाने का कार्य करते हैं। इन पांचों स्तरों के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के नाम से संबोधित किया जाता है और इस मंत्रिपरिषद में सभी पांचों स्तर के मंत्रियों को सम्मिलित माना जाता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्रिपरिषद का भीतरी चक्र है और यह मंत्रिपरिषद की सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक समिति के रूप में कार्य करता है। अगला आता है मंत्रिमंडल की शक्तियां एवं कार्य। भारत में चूंकि ब्रिटेन के समान ही संसदात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया है, इसलिए मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी उसी रूप में कार्य करती है जिस रूप में कि ब्रिटेन में ये कार्य करती रही थी। मंत्रिमंडल के रूप में या मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था में सर्व प्रमुख भूमिका जो होती है कार्यपालिका के क्षेत्र में, वह मंत्रिमंडल की ही होती है। भारत में मंत्रिमंडल के प्रमुख कार्यों में आता है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। मंत्रिमंडल के द्वारा नीति निर्धारित कर चुकने के बाद संबद्ध विभागों के द्वारा इस नीति के आधार पर विभिन्न विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी देश के अंदर जितने भी तरह के आंतरिक कानून होते हैं और वैदेशिक संबंधों का निर्धारित करने के लिए जितने भी तरह के नियम होते हैं, इनको निर्धारित करने का कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है या मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। जब इनके द्वारा किसी भी नीतिगत प्रस्ताव को तैयार कर लिया जाता है तो वह विधेयक के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यानी संपूर्ण देश का संचालन करने, चाहे वो आंतरिक क्षेत्र हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो, उस संदर्भ में नीति निर्धारित करने का जो कार्य है वो
मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। अगला आता है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। ये अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। यानी जितने भी तरह के राष्ट्रीय कार्यपालिका के द्वारा कार्य किए जाते हैं, जिनका कि सैद्धांतिक रूप से उल्लेख संविधान में राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, उनको व्यावहारिक रूप में उन शक्तियों का प्रयोग जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। अगला है मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार के विभिन्न अंगों का जो विभिन्न विभागों में या विभिन्न कार्यों का जो विभाजन किया जाता है, उन विभागों में आपसी समन्वय स्थापित करने का जो कार्य है वह भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने के लिए जो भी संबंधित विभाग के मंत्री होते हैं, उनमें आपस में नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श होता रहता है। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए वर्तमान समय में मंत्रिमंडलीय समितियों की स्थापना की गई है। यानी मंत्रिमंडलीय समितियों के माध्यम से विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया जाता है। अगला है वित्तीय कार्य। देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। इस कार्य के लिए प्रत्येक वर्ष संसद में बजट प्रस्ताव या आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य वित्त विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अगला है वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण। कैबिनेट के द्वारा ही देश के वैदेशिक संबंधों का नियंत्रण एवं संचालन किया जाता है। विदेशी राज्यों के अध्यक्षों या सरकारों के साथ समस्त वार्ताओं का संचालन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के किसी अन्य प्रतिनिधि के द्वारा ही किया जाता है। अगला है नियुक्ति संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक, सेना के सेनापतियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही की जाती है।